Hello students, this is your bio class. In this video, we are going to discuss the first chapter of 12th class, that is reproduction in organisms. So students, as the name shows, इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन एंड इसके टाइप्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, अगर हम बेसिकली बात करें कि रिप्रोडक्शन क्या है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन टर्म को सबसे पहले समझें तो रिप्रोडक्शन बच्चों एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि अगर हम बात करें कि जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, उसी को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन. तो बच्चों, रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है जिसके बिना कोई भी स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती ज़्यादा टाइम तक. अगर हम बात करें कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है स्पीशीज़ की कॉन्टीन्यूटी को मेंटेन करने में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. जैसे अगर हम कहें कि ओल्डर इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेनेसेंस फेज़ में चले जाएंगे. ये भी हम स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करेंगे. सेनेसेंस फेज़ यानी कि इस फेज़ में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एक तरह से लूज़ कर देता है ऑर्गेनिज्म. तो उस कंडीशन में अगर ऑल्डर इंडिविजुअल सेनेसेंस फेज़ में चले जाती हैं तो जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है उसके लिए रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस हो जाती है. तो बच्चों, अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हमारी टर्म है यही वो है लाइफ स्पैन. यानी कि लाइफ स्पैन हम किसे कहेंगे, बर्थ टाइम से लेकर डेथ टाइम तक जो पीरियड है उसे हम कहेंगे लाइफ स्पैन. अगर हम बाय डेफिनेशन इसको समझें तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कुछ ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है वो वैरी करता है फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. लाइक बटरफ्लाई has a lifespan of 1 to 2 weeks and banyan tree has a lifespan of thousands of years. Here we can see the lifespan of some living organisms. Here you can see the lifespan of elephant, rose. अगर स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइफ स्पेन है वो पैरट का आपने अच्छे से याद कर लेना है. फ्रूट फ्लाई है, बनियन ट्री है, टॉर्टॉइज है. तो ये कुछ लाइफ स्पैन वैसे आपने सभी को एक बार रीड आउट करना है. स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की. ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. एक चैप्टर आता है बायोलॉजी का 10th में, वहाँ आपने कुछ बेसिक डिटेल्स इसके बारे में पढ़ी होंगी, वही हम फर्दर यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की तो बेसिकली दो कैटेगरीज में स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को. फर्स्ट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस बेसिस पर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. अगर हम कहें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी. यहाँ पर किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता गैमेट्स का, कोई गैमेट फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं होती है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि विदाउट गैमेट फॉर्मेशन या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्रोसीड करती है. अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो जहाँ पर दो पेरेंट्स, ठीक इसके अपोजिट, यहाँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स नहीं था, यहाँ पर 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही मेल एंड फीमेल गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होगी. यानी कि अगर हम कहें ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है. Here is the male gamete and here is the female gamete. By fusion, formation of zygote proceeds. इस तरह हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स भी होगी और दोनों पेरेंट्स ही अपोजिट सेक्स पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में. So let's discuss first about the asexual reproduction in brief. Students, अगर हम बात करें asexual reproduction की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा, तो ये उन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फॉलो किया जाता है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सिंपल टाइप की होती है. इसमें जो ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी वो सिंगल पेरेंट से ही होगी
और जैसा कि हमने अभी पढ़ा, किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, गैमेट फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है हमेशा। और स्टूडेंट ये टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो फोर्थ पॉइंट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की। क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज़ क्लोन, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ क्लोन। तो हम क्लोन उस कंडीशन में ऑफस्प्रिंग को कहेंगे जब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, सिमिलर। यानी कि ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स ये अगर हम कहें कि ये ऑफस्प्रिंग है, अगर हम कहें ये ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ है, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुआ है पेरेंट्स से सेम एज इट इज़ सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से, उस कंडीशन में हम कहेंगे क्लोन। यानी कि अगर यहाँ आप समझें जेनेटिकली क्या है, मॉर्फोलॉजिकली क्या है, तो जेनेटिक्स बच्चों जब इंडिविजुअल की जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसकी अपने पेरेंट्स से सेम एज इट इज़ मैच करती हो, और मॉर्फोलॉजिकली यानी कि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस भी अपने पेरेंट्स से मैच करे, दोनों ही कंडीशंस जब सेम होंगी उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो क्लोन है। क्लोनिंग काफ़ी हेल्पफुल भी है बच्चों फर्दर हायर स्टडीज़ में। अगर हम कहें कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी क्लोनिंग के थ्रू किए गए हैं। हाँ बच्चों, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में प्रोटिस्टा एंड मोनेरा के बारे में। तो प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में भी जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है और उसके बाद वो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करती है सेल डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो ये भी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा मोनेरा जैसे ऑर्गेनिजम्स में भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो होता है। अगर बच्चों स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। अगर हम बात करें सबसे पहले बाइनरी फिजन के बारे में, इससे पहले आपको एक पॉइंट समझना है व्हाट इज़ फिजन। बच्चों फिजन क्या होता है, फिजन का सिंपल मीनिंग है ब्रेक डाउन, यानी कि चीज़ें एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोई सब्सटेंस उसमें ब्रेक डाउन होना। तो अगर हम बात करें फिजन हमारा 2 टाइप्स का होता है biologically. One is binary fission and second one is multiple fission. Here B represent the binary fission and M represent the multiple fission. Students अगर हम कहीं binary fission में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा ओनली एंड ओनली 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर, 2 सिस्टर सेल्स के अंदर, बट इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स या मोर देन 2 सेल्स हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन ये दोनों फिजन के टाइप हैं, और बाइनरी फिजन इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So in this method of asexual reproduction, a cell divides into 2 halves and rapidly grows into an adult. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि बाइनरी फिजन में एक सेल 2 हाफ्स में डिवाइड होती है एडल्ट से। इसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने करनी है, दैट इज़ अमीबा एंड पैरामीशियम। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है दैट इज़ बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपको ये अपीयरेंस दिखाई दे रही है स्मॉल अपीयरेंस, प्रोट्यूबरेंस पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं। प्रोट्यूबरेंस का मतलब होता है उभरा हुआ, यानी कि जो आपको आप देख सकते हैं ये ऐसे स्मूथ सरफेस था एंड दिस इज़ द प्रोट्यूबरेंस पार्ट ऑन दिस स्मूथ सरफेस, दिस इज बड। If we discuss by definition, small buds are produced that remain attached initially with parents and get separated on maturation. इसमें क्या कहा गया है कि जो स्मॉल बर्ड्स हैं वो पेरेंट्स पर इस तरह से पहले अटैच रहेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ होगी इनके अंदर फर्दर, और मैचुरेशन के बाद ये जो बर्ड्स हैं इस तरह से यहाँ डिटैच कर जाएंगे और फिर फर्दर इनमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी, या हम कह सकते हैं जर्मिनेट करेंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल है बडिंग का वो है यीस्ट। फंजाई और बहुत सारे सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी है, ये भी स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू बच्चों रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक जूस पोर है, एक तरह का मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, कॉनिडिया है जो पेनिसिलियम में प्रेजेंट है, बर्ड्स हाइड्रा में एंड जेम्यूल स्पंजेस में। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है, कुछ बेसिक
इन बेसिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू फंजाई और बहुत तरह की एल्गी कुछ सिंपल प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके चलते हैं प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के थ्रू होता है। यानी कि अगर हम कहें कि प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सेंस में पढ़ते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ प्रोसीड करता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यानी कि वो पार्ट प्लांट का जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, लाइक रनर है, राइजोम है, सक्कर है, ट्यूबर, ऑफसेट है, बल्ब। अगर हम ब्रीफली देखें, लाइक ट्यूबर है तो ये स्टैम के पार्ट है, रूट्स है। अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें, लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। रूट्स के थ्रू एग्जाम्पल है जिन जिन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, डालिया है, एस्पैरेगस है, गुआवा है। तो ये कुछ कॉमन से यहाँ पर एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स। ट्यूबर है, ट्यूबर के थ्रू पोटैटो में, आर्टिकॉक में, बल्ब्स के थ्रू गार्लिक, अनियन में। सो एक बार आपने इसको रफली रीड आउट कर लेना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स के जिनके थ्रू प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और ये सभी जो प्रोसेसेस है या हम कह सकते हैं ये सभी जो पार्ट है ये बिहेव करते हैं एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इसमें जो इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो लीव्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ रहता है कि ब्रायोफाइलम में किस मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्रोसीड करती है। तो ब्रायोफाइलम में और वेजिटेटिव पार्ट कौन सा यूज़ होता है या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि लीव्स के थ्रू लीव्स एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पार्ट है यहाँ पर या वेजिटेटिव पार्ट है, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू ब्रायोफिलम में रिप्रोडक्शन होता है। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, दैट इज़ वाटर हाइसिंथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है। अगर मैं आपको बेसिकली कहूँ वाटर हाइसिंथ क्या है, तो हिंदी में आपने नाम सुना होगा सिंघाड़ा, सुना है, आई डोंट नो कि सभी स्टूडेंट्स ने सुना होगा। एज अ फ्रूट हम खाते हैं बहुत बार इसको। हाँ, तो वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल इसी को कहा जाता है, सिंघाड़े को ही। हाँ, इसको टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के लिए खतरा क्यों बताया गया, ऐसा क्यों कहा गया था। अगर हम कहें कि जैसे वाटर हाइसिंथ बच्चों एक ऐसा इन्वेजिव वीड है जो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, जिसने बंगाल में बहुत ज़्यादा एक बार हम कह सकते हैं मेजर लेवल पर काफ़ी लॉस बंगाल में किया था, जिसकी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। जो हमारी फील्ड्स है, क्रॉप है, उनके अंदर काफ़ी मेजर लेवल पर यहाँ पर लॉस हुआ था। अगर वाटर हाइसिंथ की हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उनसे हमें क्लियर भी हो जाएगा कि इसको टेरर क्यों इंडिकेट किया गया इसके लिए। सबसे पहले बच्चों ये एक इन्वेजिव वीड है, यानी कि इन्वेजिव मीन्स टॉक्सियस वीड है जो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान करता है कॉमन क्रॉप के लिए। और ये कहीं भी अगर स्टैंडिंग वाटर है, कहीं भी खड़ा पानी है, गंदा पानी है, वहाँ इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है इजीली। और मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर ग्रोथ हो भी रही है तो उसके बाद ये ऑक्सीजन को ड्रेनिंग ऑक्सीजन की शुरू कर देता है वाटर से, ऑक्सीजन को निकालना शुरू कर देता है पानी के अंदर से, जिससे जो फिशेज़ वहाँ पर प्रेजेंट है उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये यहाँ भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहता है। और इंडिया में बच्चों ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रिटी फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। और अगर हम स्टूडेंट्स बात करें कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी एक फिनोमिनल रेट इसका है, यानी कि एक मेजर लेवल पे इसकी ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जाती है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोस्ट कॉमन मेथड हुआ रिप्रोडक्शन का ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनकी बॉडी काफ़ी सिंपल है, जैसे एल्गी है, फंजाई है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में यही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। सो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स अनफेवरेबल कंडीशन में तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन फेवरेबल में तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेंगे और अनफेवरेबल में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।